Swayam Prabha. Digital India. Educated India. प्रिय शिक्षार्थियों, मैं आपका इस विषय नीति शास्त्र पूर्व एवं पाश्चात्य दार्शनिक सिद्धांत में स्वागत करता हूं। आज के इस व्याख्यान क्रम में हम प्लेटो एवं अरस्तु के नैतिक दर्शन का विश्लेषण करेंगे। विशेषतः जिस प्रकार से इन दोनों महान दार्शनिकों ने मूल्यपरक नीति शास्त्र की विवेचना की है, उसको हम इस व्याख्यान में समझने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर निर्भय कुमार मिश्रा है। मैं डॉक्टर डी.वाई. पाटिल बी स्कूल तथावाड़े पुणे में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। प्लेटो और अरस्तु का जो मूल्यपरक नीति शास्त्र है, इसके क्रम में आज हम इसको समझने से पहले हमने पिछले व्याख्यान में कुछ नैतिक संकल्पनाओं का अध्ययन किया था, जिसमें हमने नैतिक सुख की अवधारणा का अध्ययन किया, उचित का अध्ययन किया, अनुचित का अध्ययन किया, नैतिक कर्तव्य की अवधारणा का अध्ययन किया। इसी प्रकार नियतिवाद एवं स्वतंत्रतावाद का अध्ययन किया। कैसे इन दोनों में एक विरोधाभास है या किस प्रकार से इनका समायोजन कर सकते हैं, इस बात का भी अध्ययन किया। पुनः हमने सुखवाद का अध्ययन किया और उसके एक समालोचनात्मक दार्शनिक विश्लेषण को प्रस्तुत किया। आज इस व्याख्यान क्रम में सर्वप्रथम हम प्लेटो के नैतिक दर्शन का विश्लेषण करेंगे। इस क्रम में समझेंगे कैसे महान ग्रीक दार्शनिक प्लेटो के नैतिक दर्शन में उनके गुरु सुकरात का प्रभाव दिखता है और उसके पूर्व भी कई अन्य दार्शनिकों के मत दिखाई देते हैं। फिर उन्होंने जो अपनी विभिन्न कृतियों में जो नैतिक विश्लेषण दिए हैं, क्रमशः प्लेटो की जो गुफा की उपमा है, जिसे हम एलेगरी ऑफ केव कहते हैं, जिसका विवरण उन्होंने रिपब्लिक में दिया हुआ है, उसका विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद हम नैतिकता ईश्वर आधारित है या स्वतंत्र, जो कि यूथिफ्रो में यह एक संवाद मिलता है, इसका विवरण प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि ईश्वर आदेशित नैतिकता क्या है, और उसके बाद हम रिंग ऑफ जाइगस का दृष्टांत प्रस्तुत करेंगे और इसके द्वारा हम यह समझने का प्रयत्न करेंगे कि नैतिकता का कोई स्वतंत्र आधार होता है या नैतिकता केवल भय या नियम आधारित ही होती है। पुनः हम नैतिक आदर्शवाद, जो कि प्लेटो के दर्शन में फला फूला, उसकी अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे और यहाँ हम प्रत्यय की अवधारणा और सर्वोच्च प्रत्यय, जिसे प्लेटो आइडिया ऑफ गुड कहते हैं, उसे भी समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम प्लेटो द्वारा जो उन्होंने आत्मा के स्वभाव का वर्णन किया है, उसके 3 गुणों का वर्णन किया है कि उसमें बुद्धि है और उसमें स्प्राइट है, रीज़न है और फिजिकल डिज़ायर्स हैं, यानी इच्छाएं हैं, विवेक है, बुद्धि है, वासनाएं हैं। कैसे इनका आपस में संबंध है और किस प्रकार से यह व्यक्तिगत न्याय के लिए बहुत आवश्यक हैं। फिर हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत का विवरण प्रस्तुत करेंगे। फिर हम देखने की कोशिश करेंगे कैसे प्लेटो के न्याय सिद्धांत का उनमें एक नैतिकता का संबंध दिखता है या न्याय और नैतिकता में क्या संबंध है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। और इसी क्रम में हम फिर प्लेटो के आदर्श व्यक्ति की संकल्पना की अवधारणा को समझेंगे, जिसे वो फिलोसफर्स किंग भी कहते हैं या दार्शनिक राजा की अवधारणा जो है। इसके बाद हम प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत करेंगे, जिसका कि विवरण उन्होंने रिपब्लिक में दिया है। उसके बाद हम उनके अनुगामी अरस्तु के नैतिक दर्शन का विश्लेषण करेंगे कि किस प्रकार अरस्तु के दर्शन में एक जो ह्यूमन फ्लॉरिशिंग या खुशहाली के द्वारा एक नैतिक आत्मपूर्णता का जो विवरण मिलता है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार अरस्तु, जिन्होंने सबसे प्राचीन नॉर्मेटिव एथिकल थियरी का विकास किया, उनकी जो थियरी है किस तरह सद्गुण आधारित नीति शास्त्र का वर्णन करती है। फिर उनके जो गोल्डन मीन, जिसे स्वर्ण माध्य की संकल्पना कहते हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। उसी क्रम में हम उनके यूडोमोनिया या खुशहाली राज्य की संकल्पना को भी समझने का प्रयास करेंगे। वहीं हम उनके जो
फ्रेंडशिप का जो आइडिया है, जो नैतिक आइडिया है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम उनके द्वारा दिया गया जो टीलियोलॉजिक और टीलियोपैथी का विचार है, इसका भी विश्लेषण करेंगे। किस प्रकार वो मानते हैं कि जो नैतिकता है वो उद्देश्यपूर्ण होती है और उसके उद्देश्य को समझना, उद्देश्य से भटकाव होना अनैतिकता है। उसके बाद हम उद्देश्यपूर्ण नैतिकता के विचार का मूल्यांकन करेंगे और अंततः हम इस मूल नीति शास्त्र का आलोचनात्मक मूल्यांकन भी प्रस्तुत करेंगे। महान दार्शनिक प्लेटो का जब हम जिक्र करते हैं तो ये जानना जरूरी है कि प्लेटो के दर्शन का समस्त ग्रीक दार्शनिकों पर, उनके आने वाले जो जितने भी अनुगामी दार्शनिक रहे उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। यहाँ तक कि हम बात करें उपयोगितावादियों की, या हम बात करें अरस्तु के वर्चू थियरी की, या सद्गुण आधारित नैतिक सिद्धांत की, या हम कांट के नैतिक दर्शन की बात करें, कहीं ना कहीं हमें प्लेटो के दर्शन की छाप उस पर दिखाई पड़ती है। वहीं प्लेटो पर भी उनके पूर्वगामी दार्शनिकों पर प्रभाव पड़ा, जैसे कि सोक्रात एवं थेलीज, पार्मेनिडीज, आयोनियन फिलोसोफर्स, इन सभी का प्लेटो के दर्शन पर भी प्रभाव दिखता है। तो प्लेटो के दर्शन में जो नैतिकता है वो बहुत अंतर गूढ़ रूप से सत्य, न्याय और राजनीति की अवधारणाओं से संबंधित है। यहाँ नैतिकता प्लेटो के दर्शन में उनके मौलिक मूल्यों पर, जिनको कि वो प्रत्यय कहते हैं, से आधारित है, जिसको भी हम कहते हैं कि एक आदर्शवादी नैतिक विचारधारा का प्रतिपालन प्लेटो करते हैं। अब हम प्लेटो के जो नैतिक दर्शन का विवेचन है, पहले उनके प्लेटो की जो गुफा की उपमा है, जो एलेगरी ऑफ केव है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि एलेगरी ऑफ केव से हम एक जो मेटाफिजिकल जो है, जो विचार हैं नैतिक दर्शन में, उनको समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह जो मूलभूत प्रत्यय हैं वो हमें प्राप्त नहीं होते हैं जब तक कि हम उनके लिए बुद्धि तर्क से विवेचन करें, या उनके लिए हम प्रयास करें बुद्धि के आधार पर, तर्क के आधार पर उनको जानने का प्रयत्न करें। तो प्लेटो की जो एलेगरी ऑफ केव है, ये एक दृष्टांत है जिसमें यह बताया गया है कि एक गुफा है जो अंधेरी गुफा है, और उसके अंदर कई लोगों को जंजीरों से बांध करके बिठा दिया गया है। तो ये कुछ इस तरह का अगर हम एक देखें तो ये एक रास्ता है जो इस एक अंधेरी गुफा में जाता है, जहाँ पे कई लोग, यहाँ पे कई मनुष्य हैं, इस तरह से बंधे हुए बैठे हुए हैं। अब प्लेटो का कहना है कि ये मनुष्य केवल वही चीजें सामने दीवार पर देखते हैं जो इनके पीछे दिखाई जाती हैं, और यहाँ एक अग्नि अपने आप में जल रही है। अब प्लेटो कहते हैं कि इन मनुष्यों को वास्तविक चीजों का ज्ञान नहीं है, उन्हें केवल वही दिखता है जो उन्हें पीछे से दिखाया जाता है, या जो अग्नि के प्रकाश में सामने दीवार पर चमकता है। तो ये एक अंधेरी गुफा है। तो यह पहली अवस्था है इस एलेगरी केव में, जब मनुष्यों को वास्तविक प्रत्ययों का ज्ञान नहीं है, वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, वास्तविक रूप से नैतिकता क्या है इसका ज्ञान नहीं है, वो केवल वही आचरण व्यवहार करते हैं जो उन्हें समाज से दिखता है या किसी अन्य चीजों से दिखता है। अब एक दिन ऐसा होता है कि एक व्यक्ति किसी तरह से अपनी जंजीरों से मुक्त होकर के इस गुफा के बाहर आता है, और वो देखता है कि सूर्य प्रकाशमान है। अब उस सूर्य की प्रकाशिक किरणों से उसकी जो आंखें हैं वह चकाचौंध हो जाती हैं, और वो कुछ देर के लिए देख नहीं पाता है। लेकिन वह अपने कठिन प्रयास से पुनः देखने का प्रयास करता है, तो देखता है कि वास्तविक जो दुनिया है वो अलग है एकदम। वो अभी तक जो देखता रहा था वो केवल प्रतिबिंब थे वस्तुओं के, अब वो वस्तुओं को वास्तविक रूप से देखता है। तो नैतिकता के जो वास्तविक प्रत्यय हैं उनको देखने के लिए हमें अपने इस अनुभविक जगत से बाहर आकर के एक विवेक तर्क, या हम कहें कि विचार के आधार पर हमें उन प्रत्ययों को समझना पड़ता है। पुनः यह व्यक्ति जब इस गुफा में आता है, लोगों को सूचित करता है कि ये वास्तविक दुनिया नहीं है, और बाहर जाकर के हम वास्तविक प्रत्ययों को देख सकते हैं, तो जो लोग होते हैं वो उसको नकार देते हैं और इसका विरोध करते हैं। तो एलेगरी ऑफ जो केव की जो अवस्था है, जो दृष्टांत है, वो कहीं ना कहीं जो प्लेटो के नैतिक दर्शन में जो उनके नैतिक प्रत्ययों की अवधारणा है उसकी ओर इंगित करता है कि जो नैतिक प्रत्यय हैं वो हमारे अनुभविक तथ्यों के आधार पर निर्धारित न होकर के
उन सार्वभौमिक यूनिवर्सल आइडियाज पर निर्भर करेंगे या सार्वत्रिक प्रत्ययों पर निर्भर करेंगे जो परिवर्तन से परे हैं, जो अपरिवर्तनीय हैं, जो इटर्नल हैं, अनचेंजेबल हैं, जिन्हें परिवर्तन नहीं होता है, जो निश्चित हैं, जो एक रूप हैं, उस तरह के प्रत्ययों पर नैतिकता निर्भर करेगी। इसी को हम आगे जाकर के अगर समझें तो अब यहाँ पर एक विवरण और दिखता है प्लेटो के दर्शन में कि जो यूथिफ्रो के संवाद में दिखता है कि नैतिकता क्या ईश्वर द्वारा प्रचालित है या स्वतंत्र नैतिकता भी संभव है। यहाँ पर जो विचार है वो दिखता है कि क्या ईश्वर नैतिक को अनैतिक बना सकता है, क्या ईश्वर के स्वतंत्र नैतिकता का कोई अस्तित्व तो है या नहीं है। यहाँ पर प्लेटो का मानना है कि जो फॉर्म्स हैं, जो आइडियाज हैं, वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट, अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। लेकिन इस संवाद में कहीं ना कहीं ये विरोधाभास दिखता है कि नैतिकता ईश्वर से स्वतंत्र है या ईश्वर से बद्ध है। अगर ईश्वर से नैतिकता बद्ध है तो नैतिकता का जो मूल चरित्र है, जिसमें स्वतंत्रता निहित होती है, वो कैसे प्राप्त होगी। तो यह अपने आप में एक दार्शनिक समस्या का कोई जन्म देता है। फिर भी इसमें यह मानना है कि ईश्वर अनैतिक करने की शक्ति उसके अंदर है। ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है क्योंकि ईश्वर जो है वो तर्क बुद्धि से प्रचालित है और तर्क बुद्धि से प्रचालित हुए वो नैतिक कार्यों को ही करता है, अनैतिकता का संपोषण नहीं करता। वहीं हम देखते हैं कि एक जो डिवाइन कमांड थियरी है, जो ये मानती है कि जो नीति शास्त्र का आधार है वो ईश्वरीय नियम है, यानी जो नैतिकता है वो ईश्वरीय नियम पर आधारित है। लेकिन यूथिफ्रो के जो संवाद में हम देखते हैं कि यहाँ एक दार्शनिक समस्या को जन्म देता है कि या तो नैतिकता स्वतंत्र रूप से है, ईश्वर भी नैतिक आदेशों के अंतर्निहित है, या नैतिकता ईश्वर से स्वतंत्र है या ईश्वर द्वारा नैतिकता प्रतिचालित होती है। तो ये अपने आप में एक प्लेटो के दर्शन में, उनकी रिपब्लिक में इस तरह के उद्धरणों का उल्लेख मिलता है। यहाँ सार में हमें यह समझना जरूरी है कि प्लेटो के दर्शन में एक नियमवाद दिखता है, एक आदर्श प्रत्ययों की संकल्पना दिखती है, जिसके आधार पर ही हमें मौलिक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि इस व्यवहारिक जगत में जो भी हम प्राप्त करते हैं वो केवल हमें संवेदनाएं होती हैं, या हम कह सकते हैं वो हमारी ओपिनियंस हैं, या हमें इमेजेस दिखती हैं। इसके स्तर को पार करके हमें आगे बढ़ना होता है। तो अभी हम एक और दृष्टांत का वर्णन करते हैं, जो रिंग ऑफ जाइगस का दृष्टांत है। ये एक मिथिकल स्टोरी है या मिथ कहें, लेकिन मिथ के माध्यम से प्लेटो के नैतिक दर्शन में कई विचारों का निगमन हुआ है। रिंग ऑफ जाइगस में यह है कि एक राजा के दरबार में एक जो दरबारी है उसको एक रिंग प्राप्त होती है, अंगूठी, जिससे उसमें एक शक्ति प्राप्त आ जाती है, जिससे कि वो गायब हो सकता है। उस इनविजुअल पावर को यूज करके सर्वप्रथम वो रानी को सम्मोहित करता है और रानी की पुनः सहायता से वो राजा की हत्या करता है, उसको हटा देता है और स्वयं राज्य का धारण करता है। इस तरह से ये जो दृष्टांत है, जो मिथिकल, इसका जो सार, नैतिक सार है, वो ये है कि क्या जो शक्ति है, वो जो नैतिकता है, वो अगर हमारे से सारी भय हटा दिए जाएं या हमें भयमुक्त कर दिया जाए और फिर हमें शक्ति प्राप्त हो जाए तो हम अनैतिक हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह दार्शनिक तथ्य है कि नैतिकता का वास्तविक आधार क्या है। क्या वह भय है, क्या वह शासन है, या क्या वह नियंत्रण है, या नैतिकता का अपना एक वास्तुनिष्ठ स्वतंत्र आधार है। प्लेटो के दर्शन में ऐसी मान्यता है कि नैतिकता का अपना एक वास्तुनिष्ठ स्वतंत्र आधार है, जिसके आधार पर ही मनुष्य नैतिकता को प्राप्त कर सकता है, आत्मा को नियंत्रित कर सकता है और न्याय को समझ सकता है, और पुनः एक आदर्श व्यक्ति और आदर्श राज्य की कल्पना भी
कर सकता है। अभी हम प्लेटो के जो सर्वप्रमुख सिद्धांत जिसे प्रत्ययवाद कहते हैं उसका विवरण करेंगे और उसमें भी हम नैतिक प्रत्यय की अवधारणा को समझने की का प्रयास करेंगे, जिसे उन्होंने आइडिया ऑफ गुड कहा है। तो यहाँ हमें ये समझना जरूरी है कि प्लेटो अपने डिवाइडेड लाइन जिसे बोलते हैं वो का जिक्र उन्होंने जहाँ अपनी रिपब्लिक में किया है वहाँ पर, और जिस आइडिया ऑफ गुड की आज हम बात कर रहे हैं उसका विवरण उन्होंने अपनी कृति फेडो में दिया है। तो यहाँ पर वो ये कहते हैं कि जो दो तरह के हम संसारों की कल्पना कर सकते हैं, एक को हम कह सकते हैं कि जो दृश्य संसार है, जो हमारे आसपास का संसार है, जो हमारा भौतिक संसार है, या इसे हम कह सकते हैं जो हमारा अनुभविक संसार है, इसमें हम अनुभव प्राप्त करते हैं चीज़ों का। तो यहाँ पर इस स्तर पर हमें जो पता चलता है, जो हम जान पाते हैं, वो हमें सर्वप्रथम इमेजेस दिखती हैं और इमेजेस के माध्यम से हम आगे बढ़ते हुए ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। इसके परे एक दुनिया और है जो हम कह सकते हैं अदृश्य संसार है। प्लेटो इसे कहते हैं इनविजिबल वर्ल्ड और उसे ये कहते हैं इंटेलिजिबल वर्ल्ड। तो उन्होंने दो संसारों की चर्चा की है, एक को वो कहते हैं जो दृश्य संसार है, जो अनुभविक संसार है, और दूसरा जो अदृश्य है जिसे वो इंटेलिजिबल वर्ल्ड कहते हैं। जब हम इंटेलिजिबल वर्ल्ड में आते हैं तो हमें थॉट्स आते हैं, हम विचारों को समझ पाते हैं। अब हमारी जो गति है, जो ज्ञान की प्रक्रिया की गति है, वो अब हम कहें कि प्रतिबिंबों और वस्तुओं से ऊपर उठ करके विचार के स्तर पर आ जाती है। तो इमेजेस से ऊपर उठ करके हम ऑब्जेक्ट्स पे, यानी हम कह सकते हैं प्रतिबिंबों से उठ करके हम वस्तुओं पर, और पुनः वस्तुओं से पार जाकर के जब हम इस इंटेलिजिबल वर्ल्ड में आते हैं, जब इस समझ की दुनिया में आते हैं, या वर्ल्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग में आते हैं, या इंटेलिजिबल वर्ल्ड में आते हैं, तो हम एक विचार की दुनिया में प्रवेश करते हैं। तब हम वस्तुओं के लिए जो विचार हैं, जो उनके फॉर्म्स हैं, या हम कहें जो आइडियाज हैं, प्लेटो कहते हैं आइडियाज, या जिसे कहते हैं फॉर्म्स, उनको समझ पाते हैं। अब हम उनको समझने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में सबसे जो सर्वोच्च फॉर्म है, जिसे फेडो में जो प्लेटो है वो कहते हैं आइडिया ऑफ गुड, या भारतीय दर्शन में कहें तो शिवत्व की अवधारणा। तो जो आइडिया ऑफ गुड है वो सर्वोच्च है, क्योंकि प्लेटो का मानना है कि इस समझने और जानने की प्रक्रिया में, इस श्रृंखला में, जो हम प्रतिबिंब से वस्तु, वस्तु से उसके विचार, और विचार से उसके फॉर्म तक पहुंचते हैं, पुनः फॉर्म से एक सर्वोच्च फॉर्म जिसे हम आइडिया ऑफ गुड कहते हैं वहां तक पहुंचते हैं, जो गति है, ये सारे जो ज्ञान की प्रक्रिया है उसका जो शिरोमणि है वो आइडिया ऑफ गुड है। यानी संपूर्ण जो ब्रह्मांड है वो कहीं ना कहीं उस जीवत्व से संचालित है, आइडिया ऑफ गुड से संचालित है। और इसी आइडिया ऑफ गुड को हम अगर देखें तो कांटियन दर्शन में जो उनका गुडविल है, जिससे उनका पूरा नैतिक दर्शन प्रज्वलित है, वो कहीं ना कहीं प्लेटो की गहरी छाप उन पर दिखती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्लेटो मानते हैं कि हमें किसी भी चीज का ज्ञान प्रत्ययों के माध्यम से होता है, जिन्हें आइडिया फॉर्म्स बोलते हैं, और ज्ञान से भी ऊपर जिस प्रत्यय को रखा है उसे कहते हैं वो आइडिया ऑफ गुड, क्योंकि प्लेटो का मानना है कि संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो इस आइडिया ऑफ गुड से ही बना हुआ है, प्रचालित है, और उसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो एक निचले स्तर से ज्ञान की गति का प्रारंभ होकर के सर्वोच्च स्तर को हम अपनी एक कहते हैं उसे कि इन डायरेक्ट एक्सपीरियंस से उसको समझ सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट एक्सपीरियंस तो हमें केवल दृश्य संसार का होता है जिसमें प्रतिबिंब और वस्तुएं दिखती हैं, लेकिन नॉलेज और आइडिया ऑफ फॉर्म्स को हम अनुभव के माध्यम से नहीं बल्कि एक अंतर अनुभवी प्रक्रिया से समझते हैं, जिसे प्लेटो कहते हैं ये इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस की अवधारणा है। अब हम प्लेटो के जो आत्मा का नैतिकता संबंध है, प्लेटो कहते हैं जो आत्मा है उसमें उसके 3 भाग करते हैं प्लेटो कहते हैं आत्मा जो है उसके 3 भाग हैं। तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे।
एक को कहेंगे वो कि हमारे अंदर, आत्मा के अंदर बुद्धि, या हम कहेंगे रीजन, और भावना, या इसे हम कह सकते हैं स्प्राइट, और एक को हम कहेंगे इच्छाएं। इच्छाएं, या जिन्हें हम कहेंगे डिजायर्स। अब जो हमारी आत्मा है, जो हमारी सोल है, उसमें तीनों ही भाग हैं। अब आत्मा का विकास कैसे संभव है, या आत्मा में नैतिकता का विकास कैसे हो सकता है, इसको जानने के लिए जब आत्मा बुद्धि द्वारा शासित हो, वो बुद्धि के आधार पर, तर्क के आधार, विचार के आधार पर अपनी भावनाओं को नियंत्रित करती है, और भावना पक्ष से, स्पिरिचुअल सोर्स से हमारे अंदर जैसे करेज, साहस का निर्माण होता है, जैसे धैर्य, टेम्परेंस का निर्माण होता है, और इसी के आधार पर वो हमारी इच्छाओं को भी नियंत्रित करती है। आत्मिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से अगर हम न्याय की अवधारणा को भी समझें कि व्यक्तिगत रूप से प्लेटो की न्याय की अवधारणा क्या है, या नैतिकता की अवधारणा क्या है आत्मिक रूप से, तो प्लेटो कहेंगे आत्मा का सही नियमन या बुद्धि, तर्क या प्रत्ययों द्वारा नियमन जो है वही आत्मिक न्याय है, जिसमें बुद्धि के द्वारा भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित किया जाता है, तभी एक आदर्शवादी व्यक्ति का निर्माण हो सकता है। यहाँ अब हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत का वर्णन करेंगे। प्लेटो के न्याय सिद्धांत को समझने से पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि प्लेटो एक आदर्श राज्य में किस तरह से विभिन्न वर्गों को विभाजित करते हैं। तो प्लेटो मानते हैं कि किसी भी आदर्श राज्य में 3 वर्गों की अवधारणा वो लेकर के चलते हैं। सबसे पहले जो वर्ग है उसे वो कहेंगे उत्पादक वर्ग। प्लेटो जो है न्याय के सिद्धांत को जब समझाते हैं तो ये बताते हैं कि हम राज्य को या समाज को 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, या वो ये करके देखते हैं। तो निचले स्तर पर वो देखते हैं कि सबसे पहले उत्पादक वर्ग है, उसके ऊपर उत्पादक वर्ग का कार्य क्या है कि राज्य के लिए कृषि कार्य और अन्य उत्पादन करना। उसके ऊपर वो लगते हैं सैनिक वर्ग को। सैनिक वर्ग कार्य है राज्य की सुरक्षा करना और राज्य की आंतरिक व्यवस्था का भी नियमन करना। सबसे ऊपर वो रखते हैं शासक, या जिसे हम कहेंगे राजा को, जिसका कार्य है शासन करना। तो प्लेटो न्याय के में मानते हैं कि न्याय के लिए सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा कि किसी भी राज्य के सभी वर्ग अपने उन मूल्यों के आधार पर गवर्न है, या मूल्यों के आधार पर वो अपने जीवन का निर्वहन करते हों। जैसे कि उत्पादक वर्ग के लिए उसके अंदर धैर्य होना बहुत ज़रूरी है, जिसे प्लेटो कहते हैं टेम्परेंस। उसके अंदर टेम्परेंस होना चाहिए, उसके अंदर धैर्य होना चाहिए, क्योंकि उसको श्रम में लीन होना पड़ता है, उसे कई सारी चरम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद जो सैनिक वर्ग है, जो हमारे राज्य की रक्षा करता है, उसके अंदर प्लेटो मानते हैं कि उसके अंदर एक करेज होना चाहिए, उसके अंदर करेज होना चाहिए। और शासक वर्ग में जो शासन करते हैं, जो निर्णय लेते हैं राज्य के लिए या समाज के लिए, उनके अंदर विवेक और बुद्धि होनी चाहिए। उनके निर्णय तर्क, बुद्धि, विवेक द्वारा आधारित होने चाहिए। और इसीलिए वो कहते हैं कि राजा न्याय तभी कर सकता है जब उसके जो निर्णय हैं वो तर्क, बुद्धि और विवेक से संचालित हो, और वो सभी वर्गों का सही से नियमन करता हो, और सही वर्ग पुनः अपने अपने दिए हुए जो मूल्य हैं उनका पालन अपने नैतिक जीवन में करते हो। इसीलिए प्लेटो का जो नैतिक सिद्धांत है या नैतिक दर्शन है, उसमें उनकी ऑर्डिनल वैल्यूज की बड़ी भूमिका है। अब हम न्याय और नैतिकता के संबंध को समझने का प्रयास करते हैं। तो प्लेटो कहते हैं कि जो व्यक्ति का जो आत्मिक रूप से नियंत्रित जीवन है, या हम कहें किसी व्यक्ति का नैतिक जीवन, वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो अपने आप को निर्देशित कैसे करता है।
बहुत रोचक ढंग से कांट भी इसी तरह से कहते हैं कि सेल्फ लेजिस्लेशन, स्वयं नियमन। बट ये स्वयं नियमन जो है वो तर्क बुद्धि के आधार पर होता है और यह निर्भर करता है हमारे वस्तुनिष्ठ नैतिक सिद्धांतों पर। यहाँ पर प्लेटो कहते हैं कि समाज में न्याय की स्थापना तभी होती है जब हर व्यक्ति अपने आप को एक नैतिक स्वतः नियंत्रण को प्राप्त करे और उसके आधार पे अपने मूल्यों को प्राप्त करे और उसका जो जीवन है वो मूल्य आधारित हो। जिस वर्ग का वह प्राणी है उस मूल्य को वो समझे, उस मूल्य का अपने अंदर विकास करे और उसके आधार पर ही अपने नैतिक कार्यों को संपादित करे। वहीं न्याय तभी संभव है जब ये सारे वर्ग अपने मूल्य आधारित नैतिकता का परिपालन करते हैं, तभी एक बेहतर राज्य की कल्पना की जा सकती है। अब प्लेटो की जो आदर्श व्यक्ति की एक संकल्पना है, तो प्लेटो कहते हैं इसे वो दार्शनिक राजा की अवधारणा से भी समझ सकते हैं। उनका जो आदर्श व्यक्ति है वह उसके अंदर जो शासन है वो बुद्धि के आधार पर है, यानी उसकी आत्मा में जो बुद्धि का तत्व है वो प्रधान है। इसका अगर हम तुलनात्मक रूप से भारतीय दर्शन में देखें तो जैसे पुरुषार्थ की व्यवस्था में हमें 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मिलते हैं, जहां धर्म जो है, जो राइट एक्शन है, वो भी कहीं ना कहीं तर्क और विवेक बुद्धि से आधारित है। धर्म का मतलब वहां वो रिलीजन से नहीं है, धर्म का मतलब वहां से राइट कंडक्ट से है। प्लेटो की अवधारणा में भी राइट कंडक्ट तभी हो सकता है जब बुद्धि हमारी भावनाओं और इच्छाओं का उचित नियंत्रण करे। और आदर्श व्यक्ति या इसे कहेंगे फिलोसफर्स किंग वही हो सकता है जो किसी राज्य का संचालन भी उन्हीं बुद्धि विवेकपूर्ण नियमों के आधार पर करे। तो प्लेटो जिस आदर्श राज्य की संकल्पना की बात करते हैं वह आदर्श राज्य वो है जहाँ का जो शासक है वो एक दार्शनिक राजा है। प्लेटो कहते हैं हम तब तक आदर्श राज्य की स्थापना नहीं कर सकते हैं जब तक राजा के अंदर एक दार्शनिक अभिवृत्ति या उसके अंदर एक लॉजिक, मॉरल रीजनिंग, तर्क बुद्धि, विवेक बुद्धि जन्म न ले ले या कोई दार्शनिक राजा ना बन जाए, तब तक हम एक आदर्श राज्य की संकल्पना नहीं कर सकते। इस प्रकार से अभी तक हमने प्लेटो के मूल्य परक नीति शास्त्र का विश्लेषण किया, जहां हमने समझा कि किस प्रकार प्लेटो का जो नीति शास्त्र है वो उनके आइडिया ऑफ गुड से नियोजित है, जहां वो न्याय की अवधारणा को प्रमुखता से बल देते हुए ये कहते हैं जब तक कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आत्मिक न्याय नहीं होगा, आत्मा का संचालन उसका बुद्धि विवेक से नहीं होगा, या किसी राज्य में सभी वर्गों द्वारा मूल्य आधारित नैतिक व्यवहार नहीं किया जाएगा या उन मूल्यों के आधार पर उनके कार्य नहीं होंगे जो उस वर्ग के लिए आवश्यक है, जैसे कि सैनिक वर्ग के लिए साहस, राजा के लिए विवेक बुद्धि और श्रमिक वर्ग के लिए धैर्य। अब हम अरस्तु के दर्शन में देखेंगे कैसे वो एक मूल्य परक नीति शास्त्र का विश्लेषण करते हैं। तो अरस्तु का दर्शन जो है प्लेटो के दर्शन से काफी प्रभावित है, फिर भी अरस्तु का जो दर्शन है वो काफी इस बात में व्यवहारिक है या वस्तुनिष्ठ है कि अरस्तु की जो ज्ञान की प्रक्रिया हो या जो उनका आइडिया ऑफ गुड है वो कोई एक इंडिपेंडेंट फॉर्म नहीं होकर के इसी ब्रह्मांड की व्यवस्था का हिस्सा है। तो अरस्तु का जो नीति शास्त्र है वो उन्होंने अपने कृति निकोमाकियन एथिक्स में इसका वर्णन किया है, जहां अरस्तु के केंद्रीय विचारों में सबसे पहले तो ये नीति है कि जो नैतिकता है वो बाह्य रूप से नियमों द्वारा उत्थापित न होकर के यह एक स्वतंत्र चरित्र निर्माण की प्रक्रिया में निहित होती है। तो अरस्तु जैसा कि उन्होंने सबसे प्राचीन नॉर्मेटिव एथिकल थियरी का विकास किया, जिसे हम वर्चू थियरी के नाम से जानते हैं, इसका आधार ही सद्गुण है। तो अरस्तु का मानना है कि जो अरस्तु के नैतिक दर्शन में जहां वो न्याय की बात करते हैं, न्याय की अवधारणा की बात करते हैं, और अरस्तु की जो न्याय की अवधारणा है उसे हम मूल्य आधारित न्याय की अवधारणा कह सकते हैं, या जिसे हम एट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस बोलते हैं। जैसे कि 2 प्रकार की न्याय की अवधारणाएं हमें दिखती हैं, एट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस और
डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसका कि जिक्र जॉन रॉस अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस में करते हैं, और वहाँ पर उन्होंने अरस्तू के इस विचार का खंडन किया, जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे आगे। यहाँ हम ये समझें कि अरस्तू जब एट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि किसी व्यक्ति को नैतिक रूप से क्या मिलना चाहिए, हु डिजर्व्स व्हाट, कोई व्यक्ति क्या डिजर्व करता है, क्या उसे मिलना चाहिए, इसका निर्धारण कैसे किया जाए। तो इसके लिए अरस्तू जो है एक प्रिंसिपल देते हैं जिसे मॉरल डेजर्ट कहते हैं। तो अरस्तू के जो नैतिक दर्शन का जो केंद्रीय विचार है वो कहीं ना कहीं सद्गुण और मूल्यों पर आधारित है। अरस्तू का मानना है कि व्यक्ति की जो नैतिकता है वो बाह्य नियमों से प्रभावित न होकर के उसके सद्गुणों द्वारा संचालित होती है। हम व्यक्ति की नैतिक व्यवहार की निश्चितता इस बात से कर सकते हैं कि किस तरह के सद्गुण का विकास उसके चरित्र में निर्माण प्रक्रिया में हुआ है। और यह चरित्र के निर्माण की प्रक्रिया जो है वो काफी दीर्घकालिक है, जिस पर परिवार का और समाज का और राज्य के नियमों का सभी का अपना अपना प्रभाव पड़ता है। लेकिन यह चरित्र के निर्माण की प्रक्रिया संभव है और इसके आधार पर अरस्तू मानते हैं कि इससे एक नैतिक निश्चितता भी सुनिश्चित की जा सकती है। अरस्तू एक गोल्डन मीन की अवधारणा का विवरण देते हैं जिसे स्वर्ण माध्य कहते हैं। जब अरस्तू का मानना है कि जितने भी मूल्य हमारे जीवन में हैं, जैसे धैर्य है, साहस है, या और तर्क बुद्धि है, सम्मान है, बहुत सारे मूल्यों का विवरण अरस्तू देते हैं। लेकिन उसमें वो बात करते हैं कि जो स्वर्ण माध्य है या गोल्डन मीन है वो इस तरह से है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो अपने व्यवहार को संचालित करता है। तो जैसे हम एक मूल्य को लें यहाँ पे जिसे हम कहते हैं साहस, या हम कहें जिसे कि आत्मविश्वास। अब ये साहस और आत्मविश्वास अरस्तू का कहना है कि ये हमारे नैतिक व्यवहार में माध्य में होना चाहिए, ना तो यह बहुत अधिक होना चाहिए ना तो यह बहुत कम होना चाहिए। अन्यथा अगर किसी व्यक्ति में साहस का अभाव होगा तो व्यक्ति कायर हो जाएगा या व्यक्ति भय युक्त हो जाएगा, वह नैतिक कार्यों को करने के लिए उसके अंदर नैतिक शक्ति नहीं होगी। या किसी व्यक्ति के अंदर अगर यह साहस बहुत ज्यादा हो जाए तो वह व्यक्ति जो है उस साहस की शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है। जैसे मान लीजिए अगर एक व्यक्ति को 5 व्यक्ति मारने आ रहे हैं और अगर वो साहस का परिचय देता है तो पिटेगा। तो इस उदाहरण में हम ये समझते हैं कि यहाँ पर साहस माध्य में ना होकर के उसको हम कहते हैं फूलिश हार्डनेस, यानी वो एक बेवकूफ़ी पूर्ण कार्य होगा या मूर्खता पूर्ण कार्य होगा। इस तरह से अरस्तू कहते हैं कि जो नैतिक आचरण है और उसमें भी जो मूल्यों की भूमिका है, जो मूल्यों का प्रक्रियात्मक आचरण है, वो हमेशा स्वर्ण माध्य के आधार पर होना चाहिए या गोल्डन मीन के आधार पर होना चाहिए। अब अरस्तू एक और नैतिक विचार का विश्लेषण करते हैं जिसे वो यूडोमोनिया कहते हैं। अरस्तू का मानना है कि हम एक बेहतर समाज या राज्य का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन जब बेहतर और समाज का निर्माण करना, राज्य का निर्माण करना, या हम आदर्शवादी राज्य की संकल्पना जो प्लेटो में थी उसमें न्याय की अवधारणा को समझें, तो यहाँ अरस्तू की जो धारणा है कि हम अपने व्यक्तित्व को बहुत फ्लॉरिश कर सकते हैं, ह्यूमन फ्लॉरिशिंग का विचार वो कहते हैं कि मानव अपने व्यक्तित्व को बहुत उच्च स्तर तक उसका निर्माण कर सकता है अगर वो सद्गुणों का विकास करे। तो यूडोमोनिया जो है वो एक आत्मपूर्णता की स्थिति है जिसमें व्यक्ति के अंदर जो सद्गुण हैं उनका न केवल निर्माण हुआ है बल्कि व्यक्ति का जो नैतिक जीवन है
वो उन सद्गुणों द्वारा ही संचालित है। और ऐसा करना ये केवल उसके लिए एक मौके की बात नहीं है, इट्स नॉट चांस कि उसने कभी एक अच्छा कार्य किया। उसके अंदर ये एक नैतिक अभिवृत्ति के रूप में होता है, यानी वो जानता है कि वो सद्गुणों से संचालित है, वो जानता है कि वो अच्छा करता है और वो अच्छा करने के आधार पर ही नैतिक निर्णयों का भी निर्णय करता है, नैतिक कार्यों को भी अंजाम देता है। तो इट्स नॉट ए मैटर ऑफ चांस, इट इज ए आर्ट। इसे कहेंगे ये एक कलात्मक अवस्था है, उसके अंदर एक सद्गुणों की अभिव्यक्ति जो है वो कलात्मक स्तर पर है, जिसे करने में उसे एक खुशी प्राप्त होती है, एक स्टेट ऑफ हैप्पीनेस भी उसके अंदर आती है। तो इस तरह से जो यूडोमोनिया है वो एक ऐसे राज्य की, खुशहाली राज्य की संकल्पना है जहाँ के सारे व्यक्तियों को पता है कि उनके सद्गुण क्या हैं, उनके वर्चूज क्या हैं, और उन्हीं वर्चूज के आधार पर वो अपने कार्यों का चयन करते हैं और उन वर्चूज को करने का उनके अंदर वो प्रतिभा है, वो एक्सपर्टाइज है उनको करने की। इट्स नॉट ए मैटर ऑफ चांस और एक्सीडेंट कि वो कर देते हैं, वो ऐसा करते हैं और बार बार करते हैं और जानते हुए करते हैं। और उनके अंदर इसको लेकर के एक प्रूडेंस भी है। जैसे मान ले कि कोई व्यक्ति के अंदर एक चैरिटी है ना का सद्गुण है, तो वो व्यक्ति चैरिटी ये जानकर करता है कि दान देने, जिसको दान दे रहा है वो दान का पात्र है कि नहीं, या दान एक सही जगह पर सही कार्य, नैतिक रूप से कार्य करता है कि नहीं करता है। मान लेते हैं कि अगर वही व्यक्ति के कार्यालय में उसका जो ऑफिसर है, उसका जो बॉस है, उससे चैरिटी मांगता है, लेकिन वो जानता है कि वो व्यक्ति जानता है कि वो चैरिटी देगा तो, लेकिन वो चैरिटी जो है वो किसी राजनीतिक अभिप्रेरणा से या राजनीतिक मोटिव के लिए वो बॉस उससे मांग रहा है। तो यहाँ पर व्यक्ति चैरिटी करता है इसलिए नहीं कि वो चैरिटी वो दान के लिए करता है, वो चैरिटी इसलिए करता है कि वो समझता है कि ना करने से कहीं ना कहीं उस टीम का वो पार्ट नहीं रह जाएगा, या उस वो जो उसके कार्यालय में जो लोग हैं, उसके बॉस हैं, उसके और लोग जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ समायोजित नहीं होगा। बट लेकिन वो जानता है कि वो चैरिटी जो एक सद्गुण है वो उसके लिए चैरिटी नहीं कर रहा है, वो किसी अन्य गुण के लिए चैरिटी कर रहा है। तो हमें ये समझना होगा कि सद्गुणों के परिचालन में एक ज्ञानात्मक अवस्था भी है, एक विवेकपूर्णता भी है, एक प्रूडेंस भी है, जिसका विवरण भी अरस्तु अपने यूडोमोनिया के आइडिया में करते हैं। यहाँ हमें यह समझना पड़ेगा कि अरस्तु का जो सद्गुण का विचार है वो काफी विवेकपूर्ण है, जिसमें रीजन का भी अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अब हम यहाँ पे अरस्तु के एक बहुत ही मुख्य विचार की चर्चा करेंगे, जिसे वो टीलियोलॉजी कहते हैं, या उनका जो न्याय है वो एट्रीब्यूटेड टू है, लेकिन वो टीलियोलॉजिकल जस्टिस की बात भी करते हैं कि न्याय जो होता है उसका अपना एक उद्देश्य होता है। तो यहाँ टीलियोलॉजी का और टीलियोपैथी का पहले हम एक मतलब समझना चाहते हैं। टीलियोलॉजी का मतलब होता है जब व्यक्ति किसी सद्गुण को, या हम कहें किसी वर्चू को सही रूप से समझता है, यानी व्यक्ति जब किसी कार्य के उद्देश्य को सही रूप से समझता है और वह कार्य के जो साधन, सही साधन है, उनको भी सही रूप समझता है। यानी when someone understand the purpose of action rightly, and not only he understand the right purpose, but he also understand the right means to achieve the purpose, or right values or virtues to achieve the right purpose। यानी वो सही उद्देश्य को सही साधनों या सही मूल्यों के आधार पर उसको अंजाम देता है, तो उसे हम कहेंगे टीलियोलॉजी। वहीं टीलियोपैथी का तात्पर्य इस बात से होता है कि जब व्यक्ति या तो किसी कार्य के नैतिक उद्देश्य को नहीं समझता है, या वो यह नहीं समझ पाता है कि उस कार्य को पूर्ण करने के लिए जो गुण चाहिए वो क्या होंगे, या जो साधन है वो अनुचित होते हैं, या वो अनुचित साधनों का, अनुचित गुणों का
चयन करता है। जैसे मान लेते हैं कि यदि किसी विद्यार्थी को अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं, तो अब वो विद्यार्थी के लिए सद्गुण क्या है? सद्गुण क्या है कि वो एक परिश्रम करे, अपने अभिभावकों की सहायता ले, अपने दोस्तों की सहायता ले और अपने अध्यापकों की सहायता ले और उसके आधार पर मेहनत करते हुए अच्छे नंबरों को प्राप्त करे। तो ये तो टीलियोलॉजी है कि वो समझता है कि उसका पर्पस क्या है और उसको पूर्ण कैसे करना है। टीलियोपैथी क्या है कि वही विद्यार्थी अच्छे नंबर तो लाना चाहता है, लेकिन वो गलत उद्देश्यों को, गलत साधनों को चुनता है। वो एग्जाम हॉल में, परीक्षा कक्ष में नकल करता है या किसी अन्य साधनों से अच्छे नंबर लाने की कोशिश करता है, तो इसे हम टीलियोपैथी कहेंगे। तो इस टीलियोलॉजी का अरस्तू के दर्शन में एक बड़ा योगदान है, क्योंकि अरस्तू मानते हैं कि जो न्याय की संकल्पना है वो टीलियोलॉजिकल है। टीलियोलॉजिकल मतलब कि न्याय जो मूल्य है उसका अपना एक उद्देश्य है, और उसका उद्देश्य है एक बेहतर समाज और बेहतर राज्य का निर्माण करना। अरस्तू का मानना है कि जो नैतिकता है, जो सद्गुण आधारित नैतिकता है, जो व्यक्ति अपने सद्गुणों वर्चूज के आधार पर जो नैतिकता विकसित करता है, तो जो वर्चूज है वो केवल नाम मात्र नहीं है। मतलब अगर मेरे अंदर सत्य है तो मैं सत्यवान नहीं हूँ, या मेरे अंदर धैर्य है तो मैं धैर्यवान नहीं हूँ, या मेरे अंदर साहस है तो मैं साहसी नहीं हूँ। अरस्तू का मानना है कि हर एक वर्चू का, हर एक मूल्य का अपना एक टिलॉस है, अपना एक उद्देश्य होता है। जब तक वो सद्गुण अपने उस उद्देश्य को प्राप्त ना करे, तब तक वो वर्चू फलित नहीं होती या न्याय नहीं हो सकता। यानी साहसी व्यक्ति साहसी होने से मात्र से मतलब नहीं है, वो साहसपूर्ण कार्य को भी अंजाम देता है। वो जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब उसे साहस दिखाना होता है, साहस को वो दिखाता है। इसी प्रकार इसका मतलब ये है कि हर एक सद्गुण का उद्देश्य है, और जब वो सद्गुण अपना उद्देश्य पूर्ण करता है तभी वो नैतिक रूप से सद्गुण कहलाता है। और इसी क्रम में जब अरस्तू कहते हैं तो न्याय का भी अपना एक उद्देश्य है। जब न्याय एक मूल्य है, एक सद्गुण है, तो उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य अरस्तू के अनुसार एक बेहतर समाज की रचना करना है। अभी हम एक विचार का चित्र यहाँ करेंगे। अरस्तू ने एक जो प्रिंसिपल दिया है, इसे प्रिंसिपल ऑफ मॉरल डेजर्ट कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है अरस्तू के दर्शन में, नैतिक दर्शन में, मूल्यपरक दर्शन में, जो कहीं ना कहीं उनकी नैतिकता और न्याय से भी संबंधित है। क्योंकि अरस्तू से यह प्रश्न किया जाए कि हु डिजर्व्स व्हाट, तो इस किसको क्या मिलना चाहिए, इससे हमने इस बात का जिक्र किया। तो अरस्तू कहते हैं कि हम सभी अपने नैतिक कार्यों के आधार पर प्रतिफल को पाते हैं। पीपल डिजर्व अकॉर्डिंग टू व्हाट दे डू। हर व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर ही उसका फल प्राप्त करता है। इसे हम कर्म फल सिद्धांत भी कहते हैं भारतीय विचारधारा में। यहां पर अरस्तू का मानना है कि हमारे कर्मों का निर्धारण हमारे सद्गुणों से और दुर्गुणों से होता है, वर्चू और वाइसेस से होता है। सद्गुणों से हम अच्छे कार्य करते हैं तो हमें पुरस्कार मिलता है, और अगर हम दुर्गुण से गलत कार्य करते हैं तो हमें दंड मिलता है। इसे ही अरस्तू ने प्रिंसिपल ऑफ मॉरल डेजर्ट कहा है। और इसके लिए उन्होंने एट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस को माना है कि न्याय जो है मूल्य आधारित है। आपका न्याय इस बात पर निर्भर करता है कि आपके जो मूल्य हैं उनके आधार पर आपने वो कार्य किया कि नहीं किया। इसी क्रम में एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है अरस्तू के निकोमाकिया एथिक्स में, कि अगर मान लीजिए आपको फ्लूट जो बांसुरी है उसको बांटना है, उसका वितरण करना है लोगों में, तो आप किसको वो देंगे? तो जो बेस्ट फ्लूट है, जो आपके पास जो फ्लूट है, वो आप किसको देना पसंद करेंगे? यहाँ पर कई उत्तर हो सकते हैं। क्या आप उसको देंगे जो जिसकी अभिरुचि बांसुरी वादन में हो? क्या आप यह बांसुरी उसको देंगे जो बांसुरी सीखना चाहता हो? क्या ये बांसुरी आप उसको देंगे
जो इस बांसुरी के लिए आपको एक अच्छी कीमत दे सकता हो? किसको आप बांसुरी देंगे? तो अरस्तु का मानना है कि if best flute deserve to best flute players, हमें बांसुरी उनको देनी चाहिए जो बहुत बेहतर बांसुरी वादन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं के अंदर वो मॉरल वर्च्यू है, जो बांसुरी वादन का सद्गुण है, सबसे अच्छा उन्हीं के अंदर है। जब वो उस बांसुरी वादन के सद्गुण से बांसुरी को बजाएंगे तो जो उससे ध्वनि आती है, जो सुंदर मधुर ध्वनि आएगी, उससे समाज को एक समाज उसको एंजॉय करता है ना। और इस तरह से कहीं ना कहीं समाज को कुछ बेहतर प्राप्त होता है, एक अच्छे बांसुरी वादन को सुनने का अनुभव प्राप्त होता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं अरस्तु ये कहना चाहते हैं कि जो नैतिकता की उद्देश्य पूर्णता है वो सद्गुण के प्रक्रियात्मक रूप पर निर्भर करती है, और ये इस पर भी निर्भर करती है कि हमने चीज़ों को देने में या कहें पावर या पोजीशंस की बात करें या रिसोर्सेस की बात करें, स्रोतों की बात करें, उनको हमने उस व्यक्ति को दिया है जिसके अंदर उसके लिए वो सद्गुण है। जैसे हमें अच्छी जो इंजीनियरिंग सीट्स हैं वो उनको देने चाहिए जिनमें वो इंजीनियरिंग की प्रवृत्ति है ना, या हमें स्पोर्ट्स में उन लोग को लाना चाहिए जिनमें स्पोर्ट्स का कला कौशल है। इसी प्रकार अरस्तु कहना चाहते हैं कि नैतिकता जो है वो उद्देश्यपूर्ण होती है, इसलिए हमें हमेशा उस व्यक्ति को वो देना चाहिए जिसमें उसको करने के लिए वो नैतिक सद्गुण उपस्थित हो। यहाँ अब हम प्लेटो और अरस्तु के मूल्य प्रज्ञाशास्त्र का संक्षिप्त आलोचना मूल्यांकन प्रस्तुत करेंगे, जहाँ प्लेटो का जो मूल्य प्रज्ञाशास्त्र है वो काफी आदर्शवादी है। वो कहीं ना कहीं इस दुनिया से परे एक है ना अदृश्य दुनिया की कल्पना करता है और वहां से वो प्रत्ययों के आधार पर नैतिक नियमन की व्याख्या करता है, जैसे कि अरस्तु इसको नहीं मानते हैं। लेकिन पुनः अरस्तु का जो नैतिक दर्शन है, जो नॉर्मेटिव एथिकल थियरी अरस्तु ने अपने निकोमा के एथिक्स में विकसित की है, उसमें कहीं ना कहीं वो व्यक्तिनिष्ठ हो जाती है, क्योंकि अरस्तु का जो फोकस है या जो लोकस है, केंद्र है जो नैतिकता का, वो व्यक्ति का चरित्र है। और व्यक्ति का चरित्र जो होता है वो एक जैसा नहीं होता, वो अलग अलग होता है। तो इसके आधार पर हम किसी सार्वभौमिक नैतिक नियम या किसी जनरल मॉरल प्रिंसिपल का एक अभाव दिखता है इसमें। हालांकि अरस्तु कहते हैं कि जो जनरल मॉरल प्रिंसिपल्स हैं या जो ऑब्जेक्टिव जनरल प्रिंसिपल्स हैं, उनके आधार पर नैतिकता का सही और निश्चित नियमन नहीं हो सकता है, जितना कि आंतरिक रूप से हो सकता है। जैसे कि एक स्वतंत्र चरित्र निर्माण की प्रक्रिया में सद्गुणों के निर्माण की प्रक्रिया है, उसके आधार पर हो सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्लेटो और अरस्तु का जो मूल्य प्रज्ञाशास्त्र है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति, समाज और राज्य के बेहतर निर्माण करने की एक नैतिक व्यवस्था को प्रस्तुत करता है। हालांकि अरस्तु की जो नैतिक अवधारणा है उसमें व्यक्तिनिष्ठता का दोष है, जो कि प्लेटो के नैतिक प्रत्यय जो आइडिया ऑफ गुड जिसको कहते हैं उसमें वो नहीं दिखता है। इस प्रकार आज के व्याख्यान क्रम में हमने प्लेटो और अरस्तु के नैतिक दर्शन का मूल्यप्रद विश्लेषण प्रस्तुत किया है। तो आज के इस व्याख्यान में हमने प्लेटो और अरस्तु के मूल्यप्रद नैतिक शास्त्र का विश्लेषण किया है। ये कुछ कृतियां हैं जिनके आधार पर ये व्याख्यान को बनाया गया है। धन्यवाद। Hello, I am A.K. Sharma and I teach sociology in IIT Kanpur. You may ask, how do sociologists view religion? Religion is becoming an important issue for our society. Now, sociologists
this is true that sociologists explain one thing in terms of other things of society. So, religion, if you ask sociologists to explain religion, they will explain religion in terms of other things of society like education, economic development. In sociology of religion, there are two major traditions actually. In one tradition, to use language of methodology, in one tradition religion is a dependent variable, in another tradition religion is an independent variable. What I mean is that in the view of Karl Marx, who said that religion is the opium of the working class, religion is closely associated with contradictions or relations of class in society. Marx believed that as time passes, societies evolve, and this evolution of society is dialectical, like from a classless society to a class society, class formation, and eventually again a classless society will emerge. Karl Marx believed that laws of human behavior or laws of society are specific to a stage of development of society and are closely associated with mode of production or tools and techniques of production and ownership of tools and techniques of production. To Karl Marx, who think that a modern society is a capitalist society, religion is the dependent variable which needs to be explained in terms of class relations. And when he says that religion is the opium of the working class, it means that religion is used by the powerful class, the class which owns the means of production, to legitimize their class position or to confuse the workers. Let the workers think that if they are poor, if they are exploited, and if they suffer from various kinds of problems, it is because of their fate or their deeds in the previous births, and not develop the revolutionary consciousness to analyze the real causes of their poverty or exploitation or ill health. This is one view, and religion is the dependent variable, which also means that tomorrow in socialist society or in communist society, if it ever emerges and society becomes classless once again, religion may not exist. Now, according to another view, Max Weber, religion is actually the independent variable that explains emergence of something else, and that something else is the emergence of capitalism. Max Weber said that unlike in the Hindu countries or the Muslim countries or Christian countries where influence of Catholic Christianity was rampant, capitalism, as we understand by capitalist institutions, capitalism could not have developed. It does not mean that people, Hindus or Muslims or Catholic Christians, they were not acquisitive in nature, but there was a difference between them and those influenced by Protestant ethics in certain countries of Western Europe, and the difference was that these people did not use what they earned from their enterprises for comforts or for saving or for security or for status or prestige, but whatever they earned from their enterprise, they further invested this in the enterprise itself, and they lived simple life. By living simple life and spending the earnings back in the enterprise leads to emergence of capitalism in Western Europe. Here you see that religion is the cause. So, at some point of time, some philosopher, his name was Calvin, who gave
a new turn to Christianity and propounded the philosophy of a new philosophy of Protestantism, also called Puritanism, the theory of predestination, which created anxiety in people's mind to know whether they are elect or not, whether after their death they will go to hell or heaven. So, this reinvesting in enterprise and not using the profits for their own gains or for their own comforts, this produce capitalist society or in simple language industrialization, or this produce economic development first in the countries of Northwest Europe. And another issue which sociology tackles with regard to religion is whether we are secularizing. Now, it has been found that in the Western countries with urbanization, economic development, industrialization, education, democracy, there is a fall in religiosity. But in our country, secularization is defined in a different way, because we are a plural society, and for thousands of years all religions have been juxtaposed in our country. So, we define secularization as a process in which state maintains equal distance from all the religions, but does not become irreligious state. So, but this kind of definition or this approach of state obviously is going to raise new issues, new social problems and religious issues, other issues, but this is what it is. So, sociologists of religion will also study this process of tensions in the process of secularization in a plural country like India. Thank you. Many a times we all think, who am I? Why am I doing whatever I am doing? Why do I feel attracted towards others? Why do I feel very aggressive in certain instances? Why certain people or certain type of acts, they repel me? Why is it that I always search for certain things which look very, very ambiguous? These are the things, these are the questions that all of us experience, all human beings. And you would realize that many a times certain domains of knowledge, especially within social sciences and all sciences at large, when you look at it from a philosophical point of view, they would try to give you the answers to these questions. Now, one of the branches of understanding which helps you understand things much better, which also helps you understand not only what is visibly present before you, what is glaringly apparent to you, rather which also tells you what is not visible at all, what goes within. Okay. And this is the subject knowledge, what is called as psychology. It is not only that it helps you understand the manifested behavior, the overt behavior, how you talk, how you speak, how you say it, how you interact, how you respond, not only that, but also what goes within, what makes you do this, what makes you think this way, what makes you act that way. Why is it that certain things you appreciate, certain things you feel attracted towards, and why is it that many a times in certain type of situations you feel you should completely go out of it, you should not get anyway involved into it, the repulsion. Why is it that certain acts, although you do not appreciate, still you get involved into it? Then you reinterpret your own behavior and you start giving birth to certain type of experiences, shame, guilt, pleasure, appreciation. You see world in a particular way, you analyze it in a particular way, you derive emotion out of it, feeling out of it, and the mix of what you perceived along with what you experience, it makes you act in a particular way, respond in a particular way.
your response is received by somebody else, and then the other person also responds in that situation. Now, there are situations where several people interact simultaneously. The situation remains constant and different people interact at the same time. You realize that your identity gets lost. You are not an individual. You act what is called as group behavior. You realize that you do not have an explanation for either favoring somebody or completely being unfavorable to the other person. You later on realize that it was a favorable or an unfavorable attitude towards that individual. You realize that you repeat certain form of behavior. Why? You do not know. People tell you that such type of repetitions are not normal. Human beings largely do not do that. And then you realize that okay, this is a particular pattern of a behavior for which I require the help of a specialist. The specialist tells me that this pattern of behavior is given a particular taxonomy, a particular nomenclature, which is either some aberration in the normal behavior, it is a neurotic form of a behavior, psychotic form of a behavior, it could be a psychosomatic response. And psychology, it covers all of this. So, if you want to understand yourself, if you want to understand others, this is the subject which helps you achieve that target. It is behavioral sciences that makes you understand human beings, human responses, human existence in complete totality.